नौजवानों मेरी बात सीरियस होके सुनो और निकलो, अमेरिका के खिलाफ जाके लड़ो, जाके झंडे चलाओ। और दूसरा, आज 3 कांग्रेसमैन है वो पाकिस्तान अमेरिका से गए हैं, आज उनके साथ लबी डबी होके खड़े हैं। और बिल्कुल मैं गारंटी कर देता हूं कि खान साहब ने इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर एक दफा भी नहीं कहा होगा कि आपकी रजीम जो है वो मेरी रजीम को चेंज कर रही है या मेरे खिलाफ साजिश की है। क्योंकि उसकी वजह यह है, अगर बात होती तो अमेरिकन ऐसे लोग होते हैं वो बाहर निकल के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते या ट्वीट करते। ये एक डबल स्टैंडर्ड की निशानी है कि लोगों को टोपी ड्रामा कुछ दिखा रहे हैं और इंटरनल हालात कुछ और हैं। खान साहब के बारे में एक चीज तो सारे पाकिस्तान को, हम सबको माननी चाहिए कि मार्केटिंग में और सोशल मीडिया, बिलखसूस सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत खूबसूरती के साथ वो उनकी बहुत ग्रिप है। कोई झूठ को इस खूबसूरती से बोलते हैं कि वो सच नजर आता है। देखें तोशा खाना ने, उन्होंने किस तरीके से मेरा तोहफा मेरी मर्जी, उसने जवाब निकाल लिया उसका। फिर फॉरेन फंडिंग तैयार हो रही है तो उसके बारे में वो अब जाके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग और फिर पार्टी के पीछे उनको कहते हैं इनको भी छेड़ें। आज तक दुनिया को कह कि वो चोर चोर, डाकू डाकू, तो इसका मतलब है आप भी चोर और डाकू उन्हीं के सब पे खड़े हो गए जाके उनके साथ। लेकिन इस वक्त जो असल जो इनके भूजत थे, वो मैं उनको हमेशा, मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, जो पीटीआई के फाउंडर हैं, वो है डीजे भट्ट। डीजे भट्ट साहब ने कंटेनर के ऊपर इतनी खूबसूरती, अच्छा म्यूजिक चलाया कि 18-18 साल के बच्चे सारे पीटीआई ज्वाइन करके अब वो सारे 18-18 ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं। और लगता है ऐसे है जिस तरह के जो कायदे आजम के बाद दूसरा लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ वो इमरान खान। उनके ऊपर तोशा खाना की करप्शन की कोई स्टोरी बिल्कुल असर नहीं कर रही। उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर इनकी धज्जियां उड़ाने की उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग वो काम नहीं कर रही। उनके ऊपर कोविड के जो 40 अरब रुपए की करप्शन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। दुनिया इस वक्त सुन हो चुकी है कि उन्होंने, उसकी वजह ये है आरजू, इन्होंने 4 इंतहाई खतरनाक कार्ड खेल दिए हैं जिनसे पाकिस्तान की जड़ें हिल के रह गई हैं। पहला तो उन्होंने ये मजहब का कार्ड खेला कि अगर आप पीटीआई के मेंबर नहीं है तो नौज़बिल्ला आप काफिर हैं, हक और बातिल की जंग। दूसरा कार्ड उन्होंने खेला पाकिस्तान में गद्दारी का कार्ड, अगर आप पीटीआई में नहीं है तो आप गद्दार हैं। तीसरा कार्ड उन्होंने खेला गुलामी का और आजादी का, वो भी बहुत खतरनाक कार्ड। और चौथा जो उन्होंने बड़ा सोच समझ के कार्ड खेला है, कोई बहुत अच्छे एडवाइजर हैं मेरे ख्याल में बर्तानिया में बैठे हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप एंटी अमेरिकन कार्ड खेलें। आरजू इस वक्त बांग्लादेश, यमन, अफगानिस्तान, टर्की, इजिप्ट, इन ममालिक के अंदर एंटी अमेरिकन एक बहुत बड़ी एक लोग इस पे यकीन रखते हैं। तो खान साहब ने बड़े टेक्निकल तरीके से एंटी अमेरिकन कार्ड खेला है जिससे खान साहब को फायदा है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए उसकी मिसाल आज किस तरह बनी गाला पे सारे अमेरिकनों के साथ लबी डबी हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात तो पाकिस्तानी कौम के लिए है। और बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो जहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट जला रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि खान साहब खुद तो उनके साथ बिल्कुल ठीक है, उनके जितने एडवाइजर हैं वो बिल्कुल ठीक है उनके साथ, उनकी शहरियत जो है वो बिल्कुल, वो ग्रीन कार्ड भी नहीं छोड़ते, सिटीजनशिप क्या छोड़ते। और हमारे वो कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तानी बेचारे अपने कपड़े फाड़ रहे हैं इस रमजान के दौरान। रमजान में बिल्कुल देखें सब्र और तहम्मुल सिखाता है, प्यार और बुर्दबारी सिखाता है, ज़कात और सदके की बात होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में नफरतें हैं, डिवीजन है, गुस्सा है, तशद्दुद है। तो सर यही मैं आपसे कह रही हूँ कि लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि दूसरों को बता रहे हैं कि जी अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं और खुद उनसे मिल रहे हैं। आज ट्विटर पे स्पेस में इमरान खान साहब ने ज्वाइन किया था और खैर मुझे काफी देर में मुझे याद आया तो मैं गई हूँ, तो मैंने माइक के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन ऑब्वियसली माइक मुझे नहीं दिया गया कि मैं कोई सवाल कर सकती इमरान खान से। उसके बजाय सिर्फ जो उनके चमचे और हाँ में हाँ मिलाने वाले थे
उनको माइक दिया जा रहा था और वो शुरू ही ऐसे कर रहे थे कि सर आपने तो कमाल कर दिया और आपको तो बड़ा गलत हटाया गया और उनकी तारीफें। तो उसमें भी इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे, जो मैंने सुनी उनकी बात, जो मैं सुन पाई, वो यही थी कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो पर्ची लेके पढ़ते थे, मैं तो ऐसे ही सारी बात कर लेता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि सर इससे बेहतर है कि आप पर्ची ले लिया करें, क्योंकि जो बातें आप करते हैं उससे बेहतर है कि पर्ची हो। साथ उन्होंने कहा कल के जलसा जो हो रहा है लाहौर में कि जी सब लोग टाइम से पहुंच जाएं वरना बड़ा रश पड़ने वाला है। और वही पुरानी बातें वो स्पेस पे भी कर रहे थे, लेकिन एक चीज उनकी आज भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी ऐसे से सवाल ले सकते जिससे उनका ख्याल है कि उनसे कोई सख्त किस्म का सवाल भी जा सकता है। तो ये कब तक इस तरह चलेगा सर इनका, ये कैसे करेंगे? आरजू खान साहब का मिजाज जो है वो सियासत और जमहूरियत के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म तो सुन ही नहीं सकते। मेरे बहुत दोस्त हैं जो कैबिनेट में, इनकी कैबिनेट में मेरे काफी दोस्त हैं, वो हमेशा ये कहते थे कैबिनेट में जब भी अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाला सवाल किया जाए तो खान साहब बड़ा बुरा मनाते थे उसको। और खान साहब के आसपास सिर्फ वही लोग होते हैं चंद जो खुशामदी है। खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में एक नया रवश डाली है, वो ये है कि इलेक्टेड लोगों को अपने आसपास नहीं रखना, सिर्फ चंद लौंडे लपाड़े ओवरसीज फॉरेन सिटीजन जो इलेक्टेड नहीं है, और उनमें एक खूबी कॉमन है कि वो सारे खुशामदी हैं। और वो खान साहब उनको एक लेके एक अपने इर्द गिर्द हल्का बना के और एक गलत फहमी में हमेशा मुब्तला रहते हैं। आप देखें अमेरिका के बारे में ये सबसे ज्यादा ये जानते हैं, यूरोप के बारे में ये जानते हैं, इंडिया के बारे में ये जानते हैं, इस्लाम के बारे में ये जानते हैं। दूसरी सारी दुनिया तो पागल है, नाक में रोटियां डालती है। खान साहब भी वाहिद फिलासफर पैदा हुए हैं दुनिया में, और दुनिया को खुद ये बताते फिर रहे हैं कि भाई चीजें किस तरह ठीक करनी है। अभी तो शुक्र करेंगे, मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाक को देखें, वो अपने आप को समझते हैं वो एक इंटरनेशनल लीडर है। देखे ना किस तरह उन्होंने एक दफा कितने गुस्से में कहा कि वो उसने अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा वजीर आजम को चेंज करना है। वो खुदा का नाम लो यार, इस वक्त अमेरिका के हालात अपने ये हैं, ईरानी अटैक करते हैं इराक पे, वो जवाब नहीं दे सकते। MBS को कॉल करते हैं सऊदी अरेबिया, वो फोन नहीं उठाता। नॉर्थ कोरिया हर हफ्ते नया मिसाइल ट्राई कर रहा है, वो उनकी अपनी बात कोई नहीं सुनता। दुनिया में तो यूक्रेन में वो मजबूर है, अफगानिस्तान से बेचारे वो भाग कर गए हैं। वो रजीब आपकी चेंज क्यों करेंगे? आपने क्या उनका बिगाड़ा है? भारत रशिया से तेल ले रहा, आप कहते हैं रशिया जाने की वजह से मेरा रजीम चेंज हो गया। भारत मुसलसल उनसे ऑयल रशिया से तेल ले रहा है। और आज यहाँ पे अमेरिका में अभी जयशंकर साहब बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके गए हैं, बल्कि 2 on 2 उनकी मीटिंग्स थी। तो ये ऐसा ड्रामा रचा रखा है जी कि मैं रशिया गया हूं और मेरी रजीम चेंज होगी। मैं पिछले सवाल की एक चीज भूल गया हूं आरजू, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त बल्कि आपके देखने वाले उस आपके रीजन में, भारत पाकिस्तान या उस रीजन में किसी को ये नहीं पता कि एलियान उमार जो कांग्रेस वुमन गई है वो है कौन है। उस खातून ने भी इमरान खान साहब की तरह एक टोबी ड्रामा शुरू कर रखा है। वो किस तरह उन्होंने पहली शादी 2 बच्चे हैं किसी मुसलमान के साथ थी, उसको छोड़कर उनका एक गोरा कैंपेन मैनेजर है उसके साथ शादी कर रखी उन्होंने। सर पे उन्होंने पूरी चादर लपेटी है, इस्लाम का लबादा है, लेकिन शादी उनकी एक गोरे के साथ है जो उनका कैंपेन मैनेजर था। और फिर उन्होंने उसमें यह किया कि जब वो अपनी कैंपेन की फंडिंग में से अपने हस्बैंड को ही वो पे करती हैं, तो यहाँ पे कई इन्वेस्टिगेशन शुरू है उनकी। और क्वाड का हिस्सा है, वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप थी, इसकी वजह आगे फ्रंट, इसकी वजह से एक AOC है, एक क्यूबन डिसेंडेड कांग्रेस वुमन फ्रॉम न्यूयॉर्क, एक रिश्ता तालब है, और एक ये है, इनको अमेरिका में क्वाड कहा जाता है। अच्छे लफ्जों से नहीं याद किया जाता क्योंकि ये हमेशा नफरतों की बात करते हैं, गुस्सा की बात करते हैं, और इस्लाम को या इन चीजों को बजाय ठीक करने के वो एक ऐसा एक एंटी सोशल उनका एक स्टैंड है, हर मजहब के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ। देखिए ये 21st सेंचुरी में नफरतों की बात करेंगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग अब इकोनॉमी की बात, पॉलिसी की बात, लोग गवर्नेंस की बात, लोग आसूदगियों, आसानियों इन की तरफ जाना चाहते हैं बजाय जंगों और नफरतों और तशद्दुद की तरफ जाए। तो वो बिल्कुल उन्होंने जो एलियान उमार गई है खान साहब को मिलने, वो बिल्कुल सही गई है कि दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों एंटी सोशल हैं और दोनों तशद्दुद में बिलीव करते हैं, दोनों तफरके में बिलीव करते हैं।
और उनका भी ड्रामा इस्लाम का, वो अंदर उन्होंने गोरे से शादी कर रखी है और सर पे चादर पहनी हुई है। खान साहब भी घर आके तस्बीह वाला और दूसरा यूनिफॉर्म उतार के नीचे अपने वो सारे मुंडे लपाड़े जो इंग्लैंड और अमेरिका से गए उनके साथ पता नहीं मेटल नाग सुनते होंगे, क्या सुनते होंगे। लेकिन ये कि उनका इस्लामिक अगर बिलीव होता, ये चीजें स्ट्रांग होती, तो वो इस तरीके से ना करते कि इस्लाम को यूज करते। मगर सर ये मिली क्यों है इमरान खान साहब से, किस लिए मिली? अब तो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे, तो किस किस्म की मीटिंग हुई होगी आपके ख्याल से? देखिए, उसको यहाँ पे जो रंग दिया जा रहा है कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ उसका भी स्टैंड है और खान साहब भी इस्लामोफोबिया है। और कुछ लोग जो है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के हिस्सा हैं, उन्होंने शायद को फंडिंग की हो, असर सूख उसको कहा कि चलो जी आप चल के पाकिस्तान में खान साहब को पॉलिटिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। अब देखिए अंदर की स्टोरी क्या है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में खान साहब ने बजाय उससे को ऑक्सीजन गेन करने के अपनी ऑक्सीजन अगली भी जाया की है, क्योंकि अमेरिकनों के साथ खड़े होकर बाद जलसों में कहना हो कि आग लगाओ अमेरिका के झंडों को और साथ घर में बुला के उनको साथ तस्वीरें बनाना, मेरे ख्याल में इट वाज नॉट वाइज फॉर इमरान खान। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो हैं वो सिर्फ नारों और गानों के लिए जाते हैं इनके जलसों में, क्योंकि इनके पास कोई गवर्नेंस तो 3.5 साल की इतनी बुरी थी जिसकी हद कोई नहीं है। उस्मान बुजदार साहब के देखे ना, हर सूबे के अंदर उस्मान बुजदार बिठा रखा था उन्होंने। तो आपको नजर आ रहा है कि जो इनकी गवर्नेंस थी, जिस तरह की इकोनॉमी के जो हालात थे, और इस वक्त जितना पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो चुका है इतना पहले कभी नहीं था। चाइना भी आपसे नाराज है, रशिया मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, अमेरिका मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, भारत को खत जा चुका है शहबाज शरीफ साहब का, उनका जवाब आ चुका है। तो इस चेंजेस तो 9 दिन में ही उन्होंने करके दिखा दी इंटरनेशनल लेवल पे। IMF से बातें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन ये कि उन्होंने बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे जो जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और जो नौजवान बेरोजगार है, वो डीजे बट के गाने सुनने आ जाते हैं। ये इनको ये एंटरटेन बड़ा अच्छा करते हैं, गुड एंटरटेनर। मेरे ख्याल में इनको चाहिए मूवी शूवीज और स्टेज शो किया करें, एक्सपर्ट गवर्नेंस और टीम बिल्डिंग इनके बस की बात है। खासतौर पे सर जो स्पेस इन्होंने आज की थी ट्विटर पे, वो तो मैं जरूर कहूंगी कि इनको चाहिए कि ये अपने घर में लोगों को बुला के बात कर लिया करें, इसलिए कि जब सिर्फ अपने ही लोगों से बात करनी है, इन्होंने दूसरों की सुननी ही नहीं है, तो फिर स्पेस करने का क्या मतलब है। लेकिन सर साथ साथ फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ा रहे हैं हिना रब्बानी घर का, जो नई कैबिनेट बनी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान की टीम की तरफ से। और बल्कि उन्होंने कहा जी IQ लेवल कम है, फवाद चौधरी साहब IQ लेवल की बात करें, आप अंदाजा कीजिए। तो जबकि कई ऐसी प्रोमिनेंट फीमेल पॉलिटिशियन हमने देखी इस बार जो रखी गई हैं, चाहे वो शरी रहमान हो, चाहे हिना रब्बानी खर हो, तो या मरियम औरंगजेब हो, इस तरह के कई लोगों को लाया गया है। तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंज आएगा, कुछ बेहतरी आएगी, और इनके इसी तरह के स्टेटमेंट चलते रहेंगे जब तक के इलेक्शंस नहीं हो जाते? देखिए, इनके पास सिवाय इसके दूसरी चीज नहीं है। ये जुगतों की बेस पे आगे पीछे भी चलते रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके वज़रा पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो किस तरीके से खवातीन का मजाक उड़ाया जाता था, उनकी पर्सनल चीजों पे उनकी किरदार कुशी करना उनकी। और ये भी एक बात है, ना सिर्फ खान साहब, ये इसके ऊपर तो अब दुनिया आर्टिकल लिख चुकी bbc.com पर कि खान साहब कानों के बहुत कच्चे हैं। और एक सबसे बड़ी इनकी खूबी है, कोई जितना बदतमीज होता है वो उतने खान साहब के करीब होता है। ये तो सारी दुनिया इस पे आर्टिकल लिख चुकी है। तो ये फिर इस तरह तरीका, असल में सबसे बड़ी वजह ये है कि खान साहब के पास गवर्नर्स का तजर्बा नहीं था। खान साहब को पता नहीं था कि गवर्नमेंट क्या चीज है। आपने देखा होगा कि बाजवा साहब भी उन्होंने भी इस चीज का अंदिया दिया है कि इनमें और इनके MNAs और MPAs में बहुत ज्यादा फासला क्रिएट हो चुका था। नॉन इलेक्टेड लोगों में फिरते रहते थे, MPA MNA बेचारे लाइनों में लगे रहते थे और मुलाकात का टाइम उनको नहीं देते थे। खान साहब, मैं इसकी मिसाल ये दूंगा, आप ये देखें अपने पूरे दौरे हुकूमत में कितनी दफा नेशनल असेंबली गए? नहीं। बिल्कुल। और खासकर ये कोशिश, टोटल इनकी फिलॉसफी ये थी कि पूरे पाकिस्तान को ऑपरेट किया जाए बनी गाला से। जहां भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर पिक किया, ऐसे लोगों को पिक किया जो बेचारे बोल नहीं सकते थे, जो सुनने और बोलने से कासर थे। और किस खूबसूरती के साथ 3.5 साल में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करके वो मेरा मकसद घर चले गए। ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज, कई चैलेंजेस तो खैर छोड़ के गए हैं वापस, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन जो है
वो खासकर जो 2-3 उसमें पुरानी पार्टियां हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला जो होगा आरजू कि इतने बड़े अपने इत्तेहाद को वो किस तरह कायम रख सकेंगे, और उसमें चीजें नजर आ रही हैं कि सब बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन एक बात पे मैं खुश हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब की पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, उन्होंने इस कैबिनेट को कहा कि दिस इज अ वार कैबिनेट, वी हैव टू, हमें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जंग करनी होगी। दैट वाज वेरी नाइस। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ यही डरते थे, बल्कि खान साहब आपको पता होगा जब एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रहे थे तो इनकी एक कंडीशन ये भी थी कि बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, शहबाज शरीफ को ना बनाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और यही खौफ था इमरान खान का कि अगर खुदा ना खास्ता वो आएंगे, कुछ ऐसी चीजें रिफॉर्म लेकर आएंगे, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी, दे लव हिम, एस्टेब्लिशमेंट दे लव हिम, सो वो ऐसी चीजें ना कर जाएं जो बाद में कोई भी दूसरा उनको मैच ना कर सके। तो ये खौफ था इमरान खान साहब का, और मेरे ख्याल में कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि प्रेस के खिलाफ वो पीका, उसको उन्होंने वापस कर दिया है, और कई चीजों को, और ईवीएम इलेक्ट्रिक जो आपकी वोटिंग थी उसमें और ज्यादा फ्रॉड के यहाँ पे खदशात थे, उन पे स्टेप्स ले रहे हैं, और कई चीजों के ऊपर जो ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा तो आईएमएफ के साथ जो डायलॉग शुरू हो चुका है, और कई चीजें ऐसी, और इंटरनेशनल रिलेशंस पे अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो दत्ता खेल में हुआ उसका भरपूर जवाब दिया गया, क्योंकि दे वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन उसमें जिस तरह पहले कहा कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक दारुल हुकूमत, जो सूबाई दारुल हुकूमत है, उनमें 2-2 चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सदर साहब अपनी जंग छेड़ कर बैठे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुलंदियों को छू रहा है। 2 चीजें में आपने कहा कि बोरिस जेल्सन जा रहे हैं भारतीय दौरे पर, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर अमेरिका का एक बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके वापस गए हैं, जिसमें उस इलाके की और इकानमी की काफी आगे नए मुआहदे हुए हैं। बल्कि उसमें मैं उसकी खूबसूरती ये थी कि वो तेल ले रहे हैं रशिया से, लेकिन यहाँ दूसरी साइड पे उनके डायलॉग अमेरिकन के साथ हो रहे हैं, और अमेरिकन ने मेंशन भी नहीं किया। मैं इसके साथ आखिरी सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, ये जो हमारे बच्चों को जो गलत तरबियत कर रहे हैं हमारे खान साहब, नियाजी साहब, ये बार बार हर जलसे में कहते हैं कि मैं खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के लिए खड़ा हूं, आपकी आजादी के लिए खड़ा हूं, मेरे आजाद हर चीज होगी। हाँ साहब, जब आपकी इकोनॉमी आजाद नहीं है, आप जहां जाते हैं लोगों में पांव पड़ के पैसे मांगते हैं, कशकोल लेकर जाते हैं। आप रशिया भी गए, वहां से गंदम मांगने गए, पाइपलाइन की बातें करने गए, तो जब आप जहां जाएं पांव पड़ जाएं वहां से खैरात मांगने के लिए, तो आजाद किस तरह हो जाएंगे आप? आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद किस तरह होगी? ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुईज यूसुफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि आजाद फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कि अफसोस कि लोग इस वक्त जज्बाती ज्यादा हैं, अकल से नहीं सोच रहे, बस वो कहते हैं जी पीटीआई, पता नहीं इसके कितना इसके पीछे चलेंगे। पहले देख चुके हैं कि 3.5 साल उन्होंने क्या हशर किया है, तोशा खाना में किस तरीके से जलील और ख्वार किया है। आज खैर मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, उन्होंने लिस्टें मंगवा ली हैं तोशा खाना की, और उसके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तोशा खाना पे ये है कि खान साहब ने वहां भी अपने आप को नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन कर लिया है। और इस वक्त हमारे यूथ ये सारा कह रहे हैं जी वो भी तो लेते थे, और वो लेते थे, घर लेके जाते थे, दुबई में दुकान नहीं सजाते थे जाके। आपने वहां पे बिल्कुल सर, बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अभी डिसीजन लिया है और कहा इनको कि लिस्ट दें, तो उस पे यही सब इनके लगे हुए लिस्ट देने में कि जी वो तो नून लीग भी ले गई थी तो वो भी कर गए थे, लेकिन फिर तो इसका मतलब है कि उनको ये चोर कहते हैं, तो ये खुद भी चोर हुए। लेकिन अब उन्होंने यही कहा है कि जी ये जो है आवाम का पैसा होता है और प्राइम मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं, आप इस तरह से गिफ्ट्स नहीं ले जा सकते। तो आप क्या करेंगे, ये वापस कैसे करेंगे? क्योंकि इन्होंने तो बेच दिया है, तो बेच के खा गए। इनको जुर्माना होना चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। देखिए इन्होंने कौम का पैसा तबाह किया। बल्कि आज तो एक जज साहब ने कहा कि जब आप गिफ्ट लेते थे तो पाकिस्तान गिफ्ट देता भी था, और वो टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता था, और वो गिफ्ट जो है वो इमरान खान को नहीं मिले, बुशरा बीबी को नहीं मिले, वो तो वजीर आजम को
और खातून अव्वल को मिले हैं। वो तो कौम का एसेट है, वो तो कौम का जो चीजें थी जो आपने बेची हैं। दूसरा, ये मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट इनके खिलाफ ये है कि देखें, इन्होंने तोशा खाना की चीजें बेची जो की, अब नून और उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन उनकी कैंपेन जो होती थी हर तकरीर अय्या का नाबदू अय्या के नस्तईन से नहीं शुरू होती थी भाईजान। उनके जलसों का नाम अबर बिल मारूफ नहीं होता था। आपने करैक्टर बेस पे इस्लाम के नाम पर आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपका डबल करैक्टर है। ये आपके खाने के दांत और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को, और पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं इन नारों के साथ। ये हकीक आजादी, गुलामी, गैर मुस्लिम होना, एंटी अमेरिकन होना, गद्दार होना, आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। और आप ही के वजीर साथ कह रहे हैं कि वी आर इंचेस अवे फ्रॉम सिविल वॉर। ये आप ही तोहफा दे रहे हैं पाकिस्तान को सिविल वॉर का, और कोई नहीं दे रहा। ये बार बार कह रहे हैं सर, बार बार लोगों को बता रहे हैं, जैसे अगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग उस तरफ चले जाएं। लेकिन जी, जावेद चौधरी साहब, आई एम सॉरी, जावेद चौधरी साहब ने तो इस पे आर्टिकल लिख दिया बड़ा खूबसूरत, अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को ना रोका गया तो पाकिस्तान टुकड़े होने वाला है। ये करके जाने वाले टुकड़े ही हो रहे हैं ना। मुझे ये बता, अगर एक सूबे में 2 चीफ मिनिस्टर बैठे हों, आपकी ब्यूरोक्रेसी कंफ्यूज हो कि हमें ऑर्डर किसके मानने किसके नहीं मानने, तो फिर आप सोमालिया ही बन चुके हैं पहले भी। आप इंचेस अवे फ्रॉम बिकमिंग अफगानिस्तान। तो सर, पंजाब असेंबली में जो इन्होंने ड्रामा किया है, वो जो यहाँ से यहाँ तक पट्टी लगी हुई थी परवेज इलाही साहब को, वो तो जिस्मानी पट्टी थी। अब दूसरा जो साम पटारी से निकल चुका है कि वो उमर चीमा साहब जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो इस्तीफा है उस्मान बुज़दार का, वो तो इट्स नॉट वैलिड। तो टुडे उस्मान बुज़दार भी चीफ मिनिस्टर है और दूसरी तरफ जो अपना हमजा शहबाज वो भी चीफ मिनिस्टर है। अब मुझे ये देखें कि आप कहां हैं? आप सोमालिया हैं, अफगानिस्तान है, अब क्या है? और ये तोहफा किसका है? खान साहब का है। बिल्कुल, हिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा? बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स, उन्होंने तो इनको क्या कहते हैं, उन्होंने तो इनको कहा है ही इज अ डिक्टेटर लाइक पर्सन। आज मैं बल्कि ये कह रहा हूं कि कौन सी चीज की आजादी थी इनके दौर में। देखिए, मोहसिन बेग साहब की स्टोरी सुन लें, एफबीआई को किस तरह यूज करते थे। अब जलसों पे खड़े होकर कह रहे हैं अपनी मर्जी के अफसर लाएंगे। वो देखें सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह साहब की स्टोरियां देखें, आपने क्या क्या नहीं किया अपने दौर में। तो अब आप घबरा रहे हैं। आप पहले लोगों को तैयार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ आएंगे, मेरे खिलाफ आएंगे। खिलाफ क्यों नहीं आएंगे भाई? आपने जो किया, कहते जो बोए वही काटना होता है। आप जो बो कर गए वही काटेंगे आप। सर, सबसे ज्यादा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस